हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली बार हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। हमें आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से वो चीजें पढ़ ली होगी। आज हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी रिएक्शन के लिए कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम यहां पे पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। एक हमारे पास होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा हमारे पास होता है इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक होता है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा हमारे पास कौन होता है, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हम स्टार्ट करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है कि इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है। अभी आप ध्यान से देखेंगे बेटा, जब हम कभी चलते हैं तो एवरेज जो हमारी स्पीड होती है, तो एवरेज स्पीड हम किसी टाइम इंटरवल के बीच में हम अपनी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सपोज मैं बात करता हूं कि हमने 10 मिनट में क्या किया, 10 किलोमीटर हम क्या करें चले, तो वो हमारी एवरेज स्पीड होती है। 10 मिनट में हमने क्या किया, 10 किलोमीटर पूरा का पूरा क्या किया, ट्रेवल किया। तो उस स्पीड को हम क्या नाम देते हैं, एवरेज रेट बोलते हैं या एवरेज स्पीड बोलते हैं। पर आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हम चलते हैं तो रास्ता हमारे पास कहीं पे बहुत ज्यादा प्लेन होता है, कहीं पे हमारे पास बहुत ज्यादा रफ होता है। तो जहां पे प्लेन रास्ता होता है वहां पे हमारी स्पीड थोड़ा ज्यादा होती है, जहां पे हमारी थोड़ा रास्ता रफ होता है वहां पे स्पीड कैसी होती है, थोड़ा स्लो होती है। तो एवरेज रेट तो हमने पूरा लिया कि हमने जहां से स्टार्ट किया था, जिस पॉइंट से और अगले पॉइंट तक जहां तक हमने स्टार्ट किया था, टोटल उसके बीच की जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल की उसको तो एवरेज रेट बोलते हैं। बट वहां पे जो हमारी क्या थी, स्पीड थी इंस्टैन्टेनियस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट या जहां पे हमारे पास रास्ता बिल्कुल प्लेन था वहां पे जब हम क्या करते हैं, हमने वहां पे अपनी स्पीड देखी तो वहां पे हमारी स्पीड थोड़ा ज्यादा आती है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम अपनी स्पीड देखते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, इंस्टैन्टेनियस स्पीड बोलते हैं। वैसे रिएक्शन के केस में भी है कि अब अगर हम क्या करते हैं, किसी फिनाइट टाइम इंटरवल के बीच में क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी रिएक्शन के रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे ग्राफ से भी हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन से हम इसको समझ सकते हैं। हमारे पास सिंपल सा ग्राफ है और हमने क्या किया, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारे पास कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का। किसका कंसंट्रेशन है, हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अभी हमें पता है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो टाइम के साथ क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज होता है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास लोग भी कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है जो कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हम पहले देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। मैंने किसी टाइम t1 जो हमारे पास था, टाइम t1 पे हमने क्या किया, टाइम t1 पे मैंने कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट किया किसका, रिएक्टेंट। ये किसका कंसंट्रेशन है, हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो t1 टाइम पे हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, R का कंसंट्रेशन 1। और थोड़ी देर बाद मैंने किसी टाइम t2 पे हमने फिर से क्या किया, कंसंट्रेशन मेजर किया। यहां पे हमारे पास टाइम क्या है, t2 टाइम। तो यहां पे कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1। और ये यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t2। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, डेल्टा R। क्लियर। और वैसे ही t2 माइनस डेल्टा t, ऐसे नहीं, t2 माइनस t1 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा t, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये एक इनफिनाइट टाइम, ये जो हमारे पास फिनाइट टाइम इंटरवल के बीच में जो हमने कंसंट्रेशन में चेंज देखा उसी को हम क्या नाम देते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो अभी अगर मैं इसको लिखता हूं तो हमारे पास होगा क्या, एवरेज रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने रिप्रेजेंट किया था, ये हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। और हमें पता है कि हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। और ये हमारे पास होगा क्या, डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t2 टाइम माइनस
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1। और डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा था t2 माइनस t1। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है। तो डेल्टा माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, माइनस हमें पता है, यहाँ पे भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा। कि माइनस हम लगाते क्यों थे, जब हम रिएक्टेंट के टर्म्स में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, तो हमें माइनस साइन लगाना ही पड़ता है। तो ये R2 का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1। तो ये जो रेट है हमारे पास, इसको हम क्या नाम देते हैं, एवरेज रेट बोलते हैं। अब हमारे पास जो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसमें हम थोड़ा देखते हैं ध्यान से कि अगर मैं बात करता हूं कि किसी एक फिनाइट टाइम पे, नॉट अ फिनाइट टाइम, किसी इंस्टेंट टाइम या पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या करते हैं, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जहां पे हमारे पास डेल्टा टी आउट क्या होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। दैट मींस किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, मेजर करना है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट इंस्टैंटेनियस रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो जब हमारे पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास हम एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम मेजर करते हैं, तो ये हमारे पास किसके बराबर भी होता है, स्लोप के बराबर भी होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू स्लोप भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम जब देखते हैं तो हम डेल्टा का यूज करते हैं, और जब हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, स्मॉल डी का यूज करते हैं। तो लार्ज चेंज के लिए क्या करते हैं, डेल्टा का यूज, और स्मॉल चेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल डी का यूज। तो यही हमारे पास डिफरेंस है कि किसी लार्ज टाइम इंटरवल के बीच में जब हम किसी रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और जब हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या करते हैं, किसी रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जिसको कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंस्टैंटेनियस रेट इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt, या d का माइनस d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt, जो कि किसके बराबर भी होता है, स्लोप के बराबर भी होता है। ये तो रिएक्टेंट के टर्म्स में था। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म्स में भी दोनों रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहां भी हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिया गया वो किसका लिया गया है, प्रोडक्ट का लिया गया। किसका लिया गया है, प्रोडक्ट का। और हमें पता है कि टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। जब रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है तो वो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा तो सिंपल सा है, इसका जो ग्राफ आएगा हमारे पास कैसे आएगा, टाइम के साथ इसका रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट का धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं। हमने t1 टाइम पे हमने क्या किया, पहले कंसंट्रेशन को मेजर किया, जो कि हमारे पास क्या था, p का कंसंट्रेशन फर्स्ट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एट t टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। ये हमारे पास t2 टाइम है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 2। तो इसके इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उसको क्या नाम दे देंगे, डेल्टा p। क्लियर। और यहां पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा उसको हम क्या नाम देते हैं, डेल्टा टी। तो एवरेज रेट कैसे लिखेंगे, सिंपल है, जैसे हमने प्रोडक्ट रिएक्टेंट के लिए लिखा था। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब माइनस साइन नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी हमने कैसे निकाला था, डेल्टा पी कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t1। और डेल्टा टी कैसे हो जाएगा, t2 माइनस t1। और अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या करना है, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मेजर करना है, जहां पे डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो प्रोडक्ट के केस में क्या हो जाएगा, तो ये हमें पता है किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये हमारा स्लोप है। तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टैंटेनियस रेट, ये सिंपल r इंस्टैंटेनियस रेट इक्वल टू dp,
या स्मॉल टी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन dt, और ये किसके बराबर होता है हमारे पास, इसका स्लोप है। क्लियर? तो ये प्रोडक्ट के लिए हो गया इंस्टैन्टेनियस रेट और ये उसके लिए एवरेज रेट। पर हमेशा याद रखना स्टैंट जहां पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा वहीं पे ही एवरेज रेट को क्या नाम देते हैं, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता क्या है और कहां पे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्शन के लिए लिखते हैं और कहां पे इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को यूज करते हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इंस्टैन्टेनियस रेट और एवरेज रेट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास जो केमिकल की स्पीड है और रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम चेंज कर सकते हैं कुछ फैक्टर को चेंज करके। सबसे पहले हमारे पास है concentration of reactant, और दूसरा हमारे पास होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, और तीसरा हमारे पास कौन हो सकता है, कैटलिस्ट। तो बहुत और भी फैक्टर है लाइक सरफेस एरिया। तो सबसे पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा हम इंक्रीज करेंगे, जितना ज्यादा हमने अमाउंट या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लिया होगा, रिएक्शन हमारे पास उतनी ही स्पीड में होती है और प्रोडक्ट की जो यील्ड होती है वो हमारे पास उतनी ही ज्यादा और स्पीड में होती है। तो कंसंट्रेशन हमारे पास क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाएगा। दूसरा है टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। वो चाहे तब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। और तीसरा हमारे पास फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर से हमारा बोलने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल या जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है एटम्स में जो बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट में, अगर वो केमिकल बॉन्ड हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उन स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही स्लो होगा। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड जितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा हमारे पास कम होता है, और जितने हमारे पास वीक क्या होंगे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल में केमिकल बॉन्ड होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होता है। उस वैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट में उल्टा होता है कि प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, और अगर वीक केमिकल बॉन्ड बनेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा। क्लियर? दूसरा है कैटलिस्ट। तो सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो कैटलिस्ट है। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारा जो भोजन होता है, हमारा जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि अगर हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स हैं अगर उनकी एक्टिवनेस नहीं होती, अगर वो एक्टिव नहीं होते, हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, तो जो हमारा खाना है वो सालों डाइजेस्ट होने में क्या हो जाता, समय लगा देता। बट आपने देखा होगा कि 1000 गुना ज्यादा क्या कर सकते हो एंजाइम्स क्या कर सकते हैं, सालों में जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होनी होती है उसको 1-8 घंटे में क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। कुछ कैटलिस्ट होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट जिनको बोलते हैं, जिनको यूज किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। तो कैटलिस्ट यूज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कई गुना बढ़ जाता है, तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया भी हमारे पास अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। इसका छोटा सा एग्जांपल होता है जब हम कभी लकड़ी के किसी पीस को हम जलाने की कोशिश करते हैं, जो सॉलिड पीस है
तो वो आसानी से हमारे पास जलता नहीं है। बट अगर उसी लकड़ी को हम क्या करते हैं पाउडर फॉर्म में, या आपने देखा होगा पेपर बने होते हैं हमारे पास वुड के, तो पाउडर फॉर्म में क्या होता है आसानी से हमारे पास बहुत स्पीड में बर्न होने लग जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का जितना ज्यादा होता है हमारे पास क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास हो गया फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हमने कहा था कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, कैटलिस्ट बढ़ाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ाने पे भी क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो सर स्टार्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन। क्लियर? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, अभी हम लोग ध्यान से देखते हैं कि जब इनिशियल जो हमारे पास कंसंट्रेशन होता है, जब रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट होती है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, और लास्ट में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाता है और रिएक्टेंट हमारे पास क्या बहुत कम अमाउंट में बचता है, तो हम देखते हैं वहां पे रिएक्शन क्या होती है बहुत स्लो हो जाती है। प्रैक्टिकली हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मोस्टली रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे क्या करता है डिपेंड करता है। उसी में दो साइंटिस्ट थे गुलबर्ग एंड वागे, उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन at a particular temperature is directly proportional to the product of the concentration of the reactant। कहने का मतलब यह है कि जो रेट हमारे पास क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है और जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट के उस मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है रेट ऑफ रिएक्शन है जिसको हम रेट बोलते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम सिंपल दे सकते हैं कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है कि रिएक्टेंट A प्लस B हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो प्रोडक्ट क्या है ए बी प्रोडक्ट है। इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम देखते हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ध्यान रखना यहाँ पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन में बात कर रहे हैं खाली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, प्रोडक्ट की हमने अभी बात नहीं की। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन मैं फिर से रिपीट इसकी डेफिनेशन कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इन दोनों के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर हमारे पास क्या करता है उनके पे क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है। अभी प्रोपोर्शनली साइन हटाने के लिए हम हमेशा कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाएंगे हम लोग। तो ये रेट हो गया रेट इक्वल टू यहाँ पे एक स्मॉल k इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। ये जो हमारे पास k है इस k को हम क्या नाम देते हैं रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इस रेट कांस्टेंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा यूनिटी हो जाएगा। ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। ये किसके बराबर है ये यूनिट है 1 के बराबर। दैट मींस ए जो रिएक्टेंट है इसका भी 1 मोल लिया और B का जो रिएक्टेंट B जो रिएक्टेंट है उसका भी हमने क्या लिया 1 मोल लिया। तो उस केस में हमारे पास रेट किसके बराबर हो जाएगा K के बराबर। तो इस K को हम क्या नाम देते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ये K हमारे पास क्या है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। और जहां पे हमारे पास रिएक्टेंट जो सारे होते हैं अगर उनका मोलर मास अगर यूनिटी होता है तो वहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, जिसको हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी नाम दे देते हैं। तो हमने कहा था तो रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। अगर हम क्या करते हैं इनका कंसंट्रेशन जो यूनिटी होता है तो वहीं पे हम क्या करते हैं उस रेट को स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, उसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है कि जो रेट कांस्टेंट है ये हमारे पास क्या करता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी एक्सप्रेस कर सकता है कि अगर इसकी वैल्यू लार्ज है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, रिएक्शन स्पीड में होगी और फास्ट होगी। और अगर k की वैल्यू स्मॉल है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास क्या होगा
कम होगा या रिएक्शन हमारे पास स्लो होगी। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू पर्टिकुलर होती है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू कैसी होती है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है और अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अभी हम एक लॉ ऑफ मास एक्शन को सिंपल किसी केमिकल रिएक्शन के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट होता है। यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का एक है, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन ये लॉ ऑफ मास एक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया था। तो सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट है, हमारे पास AA प्लस BB और तीसरा रिएक्टेंट ले सकते हैं प्लस CC, और ये तीनों रिएक्टेंट्स मिलके बनाते क्या है, किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे पास जो रिएक्टेंट्स में होते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज द पावर या रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां पे कैसे, ये रेट कांस्टेंट तो वही है, तो A की पावर A, B की पावर B एंड C की पावर C। तो ये हो गया हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। ध्यान से देखना कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे पास रिएक्टेंट्स के डिफरेंट होते हैं या वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम क्या करते हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन की पावर में ले लेते हैं। तो ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन था। लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से हम दूसरा एक लॉ होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, रेट लॉ। क्या नाम देते हैं इसको, रेट लॉ, या हम इसको नाम देते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन या हम सिंपल इसको लिख सकते हैं रेट लॉ। अभी रेट लॉ हमारे पास सेम है, हल्का सा डिफरेंस है किसमें, लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था कि रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू मोलर प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उनकी पावर में क्या जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लिख रहे थे। बट जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है मोलर कंसंट्रेशन की उसी पावर पे डिपेंड करे जो कि उसका क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। बोलने का मतलब ये है कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक, ये जो पावर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सेम हमने वही हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली, ये हमारे पास AA प्लस BB प्लस CC और हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होना चाहिए था कि K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में इनकी पावर क्या थी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है A B C। बट रेट लॉ में बोला जाता है कि एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये मोलर कंसंट्रेशन की पावर किसके बराबर हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो। तो यहाँ पे हम इनकी जो पावर लेते हैं ये हम क्या लेते हैं PQR, where PQR the power of the molar concentration of reactants, जिनमें एक्चुअल में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। और इनको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, और ये इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो PQR है ये मोलर कंसंट्रेशन की पावर है जिसमें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। और इनको हम कैसे मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन में मेजर करते हैं। और ये PQR A B C के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, रेट इक्वेशन। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रेट इक्वेशन या रेट लॉ। इसका सिंपल एग्जांपल हम दे सकते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, यह है 2N2O5 गैस है और ये किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसमें कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 प्लस 2O2। ये भी क्या है, हमारे पास गैस है, ये भी क्या है, गैस है। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होना चाहिए, जो इसका रेट है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए था, K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 2। बट एक्चुअल में ये इसकी पावर 2 पे डिपेंड नहीं करता, इसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो जरूरी नहीं है
कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या करें, मोलर कंसंट्रेशन की पावर उसी पे डिपेंड करे जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, पावर डिफरेंट भी हो सकती है। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। और रेट लॉ के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी हम डिफाइन करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन भी और रेट लॉ भी। थैंक यू।